हेलो एवरीवन। कल हमने मैकेनिक्स से कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था, उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अबाउट फोर्सेस कि फोर्स क्या होता है एंड उसके क्या हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती है किसी भी फोर्स को कम्प्लीटली जानने के लिए। जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था हमारा, मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, लाइन ऑफ एक्शन था, है ना। अब हम टाइप ऑफ फोर्स से वापस स्टार्ट करते हैं। So, टाइप ऑफ फोर्सेस, हमें स्टैटिक्स में जो फोर्सेस पढ़ने हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है टेंशन एंड थ्रस्ट। सो कल इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी कि टेंशन हमारा क्या होता है, दैट इफ one end of a string is fixed and the other end experiences by the string throughout its length is called force of tension। यानी if one end of a string is fixed and other end experienced by the string throughout the length is called tension। यानी हमने क्या किया है, एक जो इसका पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग ली और उसको हमने खींचा, यानी उसको हमने पुल किया। तो इसमें इस पूरी स्ट्रिंग में जो थ्रू आउट इसके लेंथ पे फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा हो जाएगा टेंशन, और इसकी डायरेक्शन हमारी क्या होती है, अपोजिट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें स्ट्रिंग की जगह में एक रॉड ले लूँ, मैंने माना ये एक रॉड है ए बी, तो इसके ऊपर अगर मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ, अगर मैंने इफ़ अ बॉडी इज पुश्ड बाय द मीन्स ऑफ रॉड, यानी एक रॉड है, इससे मैंने एक बॉडी को पुल किया है, तो इसके लेंथ पे जो फोर्स हमारा लगेगा वो फोर्स हमारा हो जाएगा थ्रस्ट। ठीक है, इसको भी हम टी से डिनोट करेंगे। क्लियर है ये चीज़? इसकी तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी दैट इफ a body is pushed by means of a rod, then some force is exerted throughout the rod। ओ ए हमारी रॉड है, उससे हमने बॉडी को पुश किया है। ठीक है, तो इसके पूरे लेंथ में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही हमारा हो जाएगा थ्रस्ट। विच इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड फोर्स हमारा आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, सेकेंड फोर्स है हमारा अट्रैक्शन एंड
रिपल्शन। यानी दो बॉडी से जो अनकनेक्टेड, यानी टू अनकनेक्टेड बॉडीज़, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इनविजिबल फोर्स लगता है, ठीक है, जो हमें विजिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला ये पेन है और ये मेरा हाथ है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी कहीं ना कहीं एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जो हमें विजिबल नहीं है। उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये जो होता है ये ट्रेंड करता है, इसकी टेंडेंसी होती है टू अप्रोच ईच अदर, है ना। और इसका अपोजिट फोर्स है हमारा रिपल्सन फोर्स, यानी अगर दो बॉडी को सेपरेट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, यानी ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है, दो बॉडी को सेपरेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, वो फोर्स हमारा हो जाएगा रिपल्सन फोर्स। और वो फोर्स जो दो बॉडी को अट्रैक्ट करने की, यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है, वो फोर्स हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। अगर जैसे ये पेन है, इसको मैं ड्रॉप कर दूँ तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी जो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी that the force which is exerted between two unconnected bodies विदाउट, यानी अ फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बिटवीन टू अनकनेक्टेड बॉडी विदाउट एनी विजिबल मीन्स, यानी जो हमें विजिबल नहीं है, जिस फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, है ना, ऐसा फोर्स, लेकिन वो क्या कर रहा है, दोनों ही अनकनेक्टेड बॉडीज़ को आपस में अट्रैक्ट करवाता है, वो हमारा हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। So the force which is exerted between two unconnected bodies without any visible means is called force of attraction। ये जो definitions है ये तुम्हारी सीधा पार्ट ए में आएगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डेफिनेशन पोर्शन से तुम्हारा एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, दैट डिफाइन अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, या फिर डिफाइन टेंशन एंड थ्रस्ट फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। If the bodies tends to फिर है हमारा if the bodies क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे जब फर्दर पढ़ूंगी तो डेफिनेशन क्लियर तुम्हें एक प्रॉपर लैंग्वेज में मिल जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ये हमने न्यूटन्स के लॉ भी पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में कि कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस उसी से रिलेटेड ये फोर्स है ना, कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो वो दोनों ही क्या करती हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। तो जैसे मैंने बोला दैट ये पेन है, ठीक है, और ये पेपर है, तो ये इस पेन को मैंने इस पेपर पे रखा, तो ये पेन क्या करेगी, इस पेपर पे एक फोर्स लगाएगी, और ये पेपर भी क्या करेगा, उसी के इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में इस पर वापस एक फोर्स लगाएगा।
ठीक है। तो जो फर्स्ट बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है सेकंड पे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एक्शन। यानी ये मेरी फर्स्ट बॉडी थी, इसने इस पर फोर्स लगाया, तो ये हो गया फोर्स ऑफ एक्शन। और जो पेपर है वो क्या करेगा, इस पर वापस सेम टाइम पे फोर्स लगाएगा फर्स्ट बॉडी पे, वो होगा उसका रिएक्शन। यानी जो पेन ने फोर्स लगाया वो मेरा था फोर्स ऑफ एक्शन, और जो पेपर ने उस पर रिएक्शन दिया यानी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में वापस एक फोर्स लगाएगा, वो मेरा हो गया फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट व्हेन टू बॉडीज are in a contact with each other, each exerts a certain force on the other। यानी दो बॉडी अगर कांटेक्ट में हैं तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। सो द फोर्स एक्सर्टेड force of action and second body to first is called force of reaction। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टेट ऑफ बॉडी, यानी हमारा बॉडी रेस्ट पे कब है, मोशन पे कब है ना। सो सबसे पहला स्टेट होता है बॉडी का रेस्ट, है ना। रेस्ट का सिंपली मतलब क्या होता है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। सो किसी भी बॉडी को हम रेस्ट पे कब बोलेंगे, जब उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। यानी जैसे मैंने बोला कि ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन यहाँ पे रखी है, अब देखो ये कहीं मूव नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है उसके एनवायरनमेंट से, तो ये मेरा क्या है, ये बॉडी रेस्ट पर है। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि ये क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। क्लियर है ये चीज़? तो ये हो जाएगी बॉडी इन द रेस्ट। अगर यही मैंने बोला दैट ये पेन, या फिर अज्यूम करो ये एक बॉडी है जो क्या कर रही है, मोशन में है, सॉरी ये बॉडी है वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे ये पेन इधर थी, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो रही है ना। यानी ये क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो कहलाएगी इन अ मोशन। क्लियर है यहाँ तक कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट पे है, और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन पे है। क्लियर है ये चीज़? तीसरा होता है हमारा टर्म इक्विलिब्रियम। यानी क्या है कि एक ये पेन है, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं। ये एक बॉडी है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। तो एक ये बॉडी है, इस पे क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। क्यों? ताकि ये बॉडी रेस्ट पर रह सके। इस बॉडी को रेस्ट पर रखने के लिए नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लग रहे हैं, ठीक है, तो वो फोर्सेस हमारे कहलाएंगे इक्विलिब्रियम, यानी वो सारे फोर्सेस हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है ये चीज़? अब क्या है, अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और मैंने बोला कि वो दोनों ही फोर्स हमारे क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके डायरेक्शन अपोजिट है, यानी सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। और तीसरा है कि वो एक्ट करेगा अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन में बॉडी है
उसी लाइन में अगर वो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो पेयर ऑफ फोर्स कहलाएंगे हमारे फोर्स इन अ इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। सो अ बॉडी is said to be at rest when its position is not changing relative to its सराउंडिंग। सेकेंड है हमारा मोशन। अ बॉडी इज, ये ना इसकी स्टैंडर्ड्स डेफिनेशंस है ना, तो हो सके तो इस डेफिनेशन को इसी लैंग्वेज में लर्न करना, ठीक है। ये सीधा 1 या 2 मार्क्स में तुम्हारे आएगी ही आएगी। यहाँ से क्वेश्चन हर साल हर पेपर में तुम्हारा बनेगा ही बनेगा, है ना। सो इस डेफिनेशन को स्किप मत करना और कॉन्सेप्ट भी समझते जाना, क्योंकि क्या है, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो उसमें हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। इसलिए हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जो टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई हमारी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। फिर मैंने टर्म बताया था तुम्हें इक्विलिब्रियम। इफ a number of forces acting on a body kept it at a rest, the forces are said to be in equilibrium। ठीक है, इसकी कंडीशन मैंने बताई थी। नंबर 1, इसकी जो कंडीशन है फर्स्ट हमारी होती है इक्वल मैग्नीट्यूड, सेकंड है अपोजिट डायरेक्शन, एंड नंबर 3 एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है हमारा टर्म मोशन, ठीक है। इसी को हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मोशन। मोशन मैंने बता ही दिया है क्या होता है, कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको हम सिंपली कहते हैं मोशन। अब मोशन भी हमारा क्या है, 2 टाइप का है। सबसे पहला है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन और सेकंड है हमारा रोटेटरी मोशन। तो अगर क्या है, अगर इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स है ना अपॉन अ बॉडी सच दैट इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं या फिर सेवरल फोर्स लग रहे हैं, रिजल्टेंट उसका जो है वो क्या कर रहा है, बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहा है ना। तो इस टाइप का जो फोर्स है वो हमारा कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर
फोर्स है या फिर रिजल्टेंट ऑफ अ सेवरल फोर्स है, वो किसी बॉडी पे लग रहा है और वो क्या कर रहा है, उस बॉडी की पोजीशन को एक सर्टेन एंगल पे चेंज कर रहा है। इसमें तो क्या कर रहा था, वो बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर वही फोर्स लगाने पर बॉडी टर्न होती है, यानी बॉडी टर्न्स थ्रू अ सर्टेन एंगल, किसी एंगल पे अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा रोटेटरी मोशन। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे टाइप ऑफ मोशंस हो गए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बॉडी पे क्या हो, हमारे दोनों ही जो मोशन है वो साइमल्टेनियसली लग रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल है। ये हम आगे क्वेश्चंस में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। यहाँ तक हमारा मोशन कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने टर्म्स बताए थे उसमें हो सकता है थोड़ी सी क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार हम वापस शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला टर्म मैंने बताया था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, हमारा ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, यानी वो रेस्ट पे है, मोशन पे है, किसी पे भी है, उस पे जो फोर्स के इफेक्ट के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम बात करते हैं वो होती है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को भी फर्दर उसने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा स्टैटिक्स एंड एक है हमारा डायनामिक्स। यानी अगर हमारा बॉडी रेस्ट पर है ना, और उस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा सारा जो पोर्शन है वो स्टैटिक्स में आ जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी इन अ मोशन, यानी अगर कोई बॉडी मोशन पे हो उस पर अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि फोर्स कैसे लग रहा है, कितना अमाउंट में लग रहा है, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स में, ठीक है। तो हमारी स्टैटिक्स के टॉपिक क्या क्या हो जाएंगे, जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, कॉमन कैटेनरी, विजुअल वर्क, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फोर्सेस इन 3D। और जो हमारा डायनामिक्स वाला पेपर है, जो हमारी डायनामिक्स वाली बुक है उसके अंदर हमारे टॉपिक्स आ जाएंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन पहले भी पढ़ चुके हो कि कोई भी मोशन अलोंग अ लाइन और इन अ 1 डायमेंशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, काइनामेटिक्स इन 2D, मोशन इज रेजिस्टिंग मीडियम और सेंट्रल ऑर्बिट। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैंने बताया था कि मैटर, तो मैटर हमें पता है क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें वेट होता है, जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, वो सारी ही हमारे क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। जैसे ये पेपर है, ठीक है। ये पेपर क्या है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ वेट है, इसको मैं अपने हाथों से सेंस कर सकती हूँ, अपनी आंखों से इसको देख सकती हूँ, हाथों से फील कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसमें वेट है और जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो हमारा मैटर हो जाएगा, ठीक है। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि मैटर को ब्रॉडली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों में ही क्या होता है, फ्लो होने की कैपेसिटी होती है हमारी, तो वो हमारा फ्लूइड्स भी कई बार कहलाता है। इन दोनों को हम कंबाइन करके फ्लूइड्स भी कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज तुम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमें इतना डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है। फिर आता है हमारा टर्म बॉडी, कि बॉडी क्या है, तो बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ अ मैटर, यानी जो हमारा मैटर है उसका वो पोर्शन जो एक डिफिनिट साइज और डिफिनिट अ पोर्शन ऑफ अ मैटर, यानी मैटर का वो पोर्शन जिसमें एक डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट साइज होती है, वो हमारी बॉडी कहलाती है। बॉडी को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है हमारा रिजिड बॉडी, एक है हमारा स्मूथ बॉडी। क्लियर है ये चीज़? तो रिजिड बॉडी हमारा क्या होता है कि वो बॉडी जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो अपना शेप या साइज, यानी उसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कि रिजिड बॉडी क्या है, वो बॉडी जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो हमारा रिजिड बॉडी होता है।
और अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमारा स्मूथ बॉडी हो जाता है। क्लियर है ये चीज़। फिर आता है हमारा टर्म पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या है कि किसी भी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, उससे स्मॉलेस्ट कोई पोर्शन हो ही नहीं सकता किसी बॉडी का, वो हमारा पार्टिकल कहलाता है। और बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मास, जो जनरली एम से हम डिनोट करते हैं। एंड फिर आता है टर्म वेट। देखो मास और वेट में कंफ्यूज मत होना। मास हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर है उस बॉडी में, और वेट हमारा क्या है, उसका मास इनटू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी मास हमारा क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वेट उस पर क्या है, उस पर लगने वाला फोर्स, यानी उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स जिसकी वजह से वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहता है ना। तो हमारा वेट होता है इक्वल टू एम जी, जहाँ पे एम हमारा मास ऑफ बॉडी और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लगता है टुवर्ड द सेंटर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप ये इसके बेसिक सबको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।